वेलकम टू TNR क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखो कैपेसिटर का पार्ट थर्ड वीडियो है ये। तो हम बोले थे कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमें जो पढ़ना है, छूट गया था पिछले वीडियो का है कि यदि मान के चलो कि ये हमारा हो गया कैपेसिटर, ठीक है, और ये कैपेसिटर रहा हमारे बैटरी V वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक, कुछ इस तरीके से है। और कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है, ठीक ना। ये मान लो कि फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 करेंगे इसमें। अब इसमें क्या एक चीज़ देखना है, ये V वोल्ट का है। हमारा जो कंडीशन अभी हम ले रहे हैं कि बैटरी जो है ना वो कनेक्टेड रख रहे हैं, बैटरी क्या है, कनेक्टेड रह रहा है ओवरऑल, ठीक ना, बैटरी कनेक्टेड रह रहा है ओवरऑल। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि यदि हम, देखना ध्यान से, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक ना। इफ़ वी, यदि हम क्या करते हैं, इफ़ डी को इंक्रीज़ करते हैं, डी मतलब समझ में आ रहा है ना, ये डिस्टेंस इसके बीच का इंक्रीज़ करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, बैटरी कनेक्ट रखते हुए, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो देखेंगे जो इसके डिफरेंट फैक्टर हैं, उन फैक्टर पर मतलब क्या इफ़ेक्ट होता है इस डी के इंक्रीज़ करने के साथ, और बैटरी कनेक्टेड रहे उस दौरान में। तो सी की बात करेंगे तो सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो डी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो ओवरऑल सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। अगला देखो, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। सी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अब देखो एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी डेन, ठीक ना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखो Q क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, Q क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और A एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो Q के डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ओवरऑल, ठीक। अगला देखो एनर्जी, एनर्जी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, हाफ CV²। तो C यहाँ क्या हो रहा है, C डिक्रीज कर रहा है, लेकिन V तो क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, जिसके कारण V क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो ओवरऑल C के डिक्रीज होने से ये एनर्जी जो है ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। U का बात हो गया। तो अब फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, फोर्स होता है। Q क्या हो रहा है, घट रहा है, A एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो Q यहाँ क्या दिख रहा है कि घट रहा है, A एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, जिसके कारण से ओवरऑल फोर्स पूरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कि बस वही चीज़ है, हमने क्या किया कि जब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया तो बैटरी को हम क्या किए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए। जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया, चार्ज हुआ, इसकी प्लस माइनस चार्ज इस पे Q आ गया, ठीक ना। इसके बीच का डिस्टेंस अभी भी हमने D ले रखा है, तो बैटरी को हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। यही सेकंड केस है। फर्स्ट केस समझ में आया कि बैटरी कनेक्टेड है। सेकंड केस में जब हमारा कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर लिया, चार्ज उसके ऊपर आ गया, तो हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ हम लोग अब D को इंक्रीज़ करेंगे, अब हम लोग D को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, C को देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D, D इंक्रीज़ करेगा तो अभी भी क्या है, C घटेगा। Q की बात कर लें तो चार्ज तो कांस्टेंट ना हो गया, क्योंकि जब एक बार इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया तो ना ही वो चार्ज जाने का कहीं रास्ता है, नहीं वो कहीं जा सकता है, नहीं उसके ऊपर कहीं से चार्ज आ सकता है। चार्ज का सोर्स वही था, बैटरी जो कि इसको दे रहा था। तो अब ना ही चार्ज इससे कहीं जा सकता है, नहीं आ सकता है, तो चार्ज ओवरऑल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो Q/A एप्सिलॉन नॉट, Q कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। ऊपर यहाँ Q हमें क्या दिखा, कांस्टेंट है, A एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो इसके ऊपर चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सके। तो इसके कारण से चार्ज कांस्टेंट रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट।
एनर्जी की बात करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2ac। बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, तो यहाँ पे u की हमने हाफ सी बी स्क्वायर की यूज करा, तो जहाँ जैसा हमारे पास डाटा रहेगा उस फार्मूला को यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज करते हैं तो q भी यहाँ वेरिएबल, c भी यहाँ वेरिएबल, दोनों यहाँ क्या हो जाता है वेरिएबल, तो इसलिए हमने एक कांस्टेंट लेकर उस फार्मूला का यूज किया कंपैरिजन के लिए कि जो एक कांस्टेंट कम से कम एक वेरिएबल रहे। यहाँ पर q हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, c हमारा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें देखो ए फोर्स की बात करो तो फोर्स होता है क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्यू क्या रहा कांस्टेंट रहा, सॉरी हाँ क्यू क्या रहा हमारा कांस्टेंट रहा, तो क्यू कांस्टेंट रहा यहाँ पे और 2a एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल यहाँ फोर्स जो रहा सब कांस्टेंट मिला करके, तो ये पूरा ओवरऑल क्या रहा कांस्टेंट रहा। ये था। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक हमारे पिछले क्लास में बोला गया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कुछ खास नहीं है। अब तक जो हम रेजिस्टेंस में पढ़े हैं ना, जिस तरीके से रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हैंडल किया है वही काम करेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि जहाँ वो जो फार्मूला वहाँ सीरीज़ के लिए यूज करते थे रेजिस्टेंस के केस में, कैपेसिटर के केस में वो पैरेलल के लिए होता है, और जो रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए फार्मूला होता था वो कैपेसिटर के केस में सीरीज के लिए होता है। बस यही डिफरेंस है। बाकी सारा जितना क्वेश्चन रेजिस्टेंस में जिस तरीके से सॉल्व होता था, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो, चाहे किसी सीरीज का, चाहे पैरेलल का, सारा उसी चीज़ से होगा। बस सीरीज और पैरेलल में क्या होता है कि फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो उसको देखते हैं क्वेश्चन के जरिए देखेंगे, ज़्यादा इसमें मतलब कि वो नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का ही सेम है। तो तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए किस तरीके से हैंडल करना है क्वेश्चन को। देखो तो ये रहा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसके अंदर क्या होगा देखो, सीरीज़ में चार्ज क्या रहेगा, सीरीज़ में चार्ज सेम रहेगा। जो चार्ज इस कैपेसिटर के अलॉन्ग रहेगा इस सीरीज़ में वही चार्ज इस कैपेसिटर के अलॉन्ग भी रहेगा। ठीक है। मान लो ये C1 कैपेसिटर है, ये C2, दोनों क्या आपस में सीरीज़ में है, तो इसके ऊपर प्लस माइनस क्यू चार्ज, तो इसके ऊपर भी प्लस माइनस क्यू चार्ज। जैसे कि मान चलो कि यहाँ से क्यू चार्ज चला बैटरी से, तो यहाँ भी क्यू, ठीक है ना, यहाँ भी क्यू चार्ज मिलेगा और यहाँ भी हमें क्या क्यू चार्ज वापस से मिलेगा। ठीक। अब देखो तो इसका जो बोलेगा कि ओवरऑल क्या बोलते हैं सी इक्विवेलेंट, यानी कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट यदि यूज करना चाहें, ये मान के चलो तो ये सी इक्विवेलेंट रहा हमारे पास, सी एस लिख दिया हमने सीरीज़ वाला इक्विवेलेंट, तो प्लस माइनस क्यू इसके इफेक्टिव ये मिलेगा। तो ये जो सी एस होगा वो क्या होगा, ये जो ओवरऑल सी एस होगा, ठीक है ना, ये जो सी एस होगा क्या बोला हमने कि जो सीरीज़ का होता है वो पैरेलल वाला फार्मूला होता है और जो पैरेलल में वो सीरीज़ वाला किसका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसे जितना रहा, या दो रेजिस्टेंस है तो दो होगा, और ज़्यादा रहता तो जनरली आगे चला जाता। ठीक, इस तरीके से। ठीक ना। ये रहा सीरीज़ के लिए। ठीक। तो दो रहा तो दो के लिए याद कर लेते हैं, CS इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2 किसके लिए दो के लिए। ठीक है। अब यहाँ देखो सीरीज़ में क्या दिखता है, सीरीज़ में होता है जो V1, इसी को देखो ना CS है ना, तो यहाँ V1 इक्वल टू Q/C1 लिख सकते हैं। मान लो कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमने B ऐड किया तो इसका V1 इसका V2, तो V1 इक्वल टू Q/C1, इसको V1 मिला, इधर V2 इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम नहीं होगा, चार्ज सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो इसके अलॉन्ग V1, तो V1 इक्वल टू Q/C1, चार्ज यहाँ भी सेम V2 इक्वल टू Q/C2, तो V2 इक्वल टू Q/C2। ठीक रहा, V2 इक्वल टू Q/C2। ठीक। तो V2 इक्वल टू Q/C2 रहा, तो V1/V2 इक्वल टू C2/C1। इसको भी रिजल्ट को भी याद रखना। ठीक है। और एक चीज़ रखो कि जब हम लोग पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये प्लस पॉजिटिव रहा ये माइनस, जब प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डिक्रीज करता है, कितने से Q/C से। व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हैं
तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है कितने से, Q बाई सी से। तो यहाँ लिख दें कि व्हेन वी मूव बाई, तो इतना याद रखो ना कि पोटेंशियल कितने से डिक्रीज करता है, Q बाई सी से डिक्रीज करता है जब पॉजिटिव से, लेकिन जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे तो इंक्रीज करेगा Q बाई सी से, ठीक है ना, इंक्रीज करेगा Q बाई सी से। तो ये रहा सीरीज वाले का फार्मूला। अब देख लेते हैं पैरेलल वाले का। तो सेकंड हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इधर चार्ज सेम नहीं मिलेगा, इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। तो इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा डायग्राम इसका। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो अभी भी कैपेसिटर के लॉन्ग सेम है। इधर पोटेंशियल V वोल्ट, इधर कहीं V, इधर 0। तो एलॉन्ग दोनों के एलॉन्ग क्या होगा, देखो ये भी यहीं पे V और 0 के एलॉन्ग कनेक्टेड है और ये वाला कैपेसिटर भी V और 0 के एलॉन्ग कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। चार्ज देखो Q1 Q2 में डिवाइड हो गया। इधर से मान के चले Q चार्ज चल रहा था, Q1 और Q2 में क्या हो गया, डिवाइड चल गया, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो एक ही कैपेसिटर ऐसा जो होगा, हम मान के चल दिए C जो पैरेलल वाला होगा, ठीक है। CS ले लिया हमने सीरीज वाले के लिए। V वोल्ट से चला था, प्लस Q माइनस Q इधर मिल गया हमें। तो अब एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ Q की बात करेंगे तो Q1 प्लस Q2 होगा कि नहीं। Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू C भी लिखते हैं ना। तो Q1 को C1 इंटू भी प्लस C2 इंटू भी Q2 को, ठीक है। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं C1 भी प्लस C2 भी। अच्छा, इस पूरे Q को हम क्या लिख सकते हैं, CP इंटू भी लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो इक्वल टू लिख सकते हैं हम CP इंटू भी, समझो लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इस पूरे को समझने की कोशिश करो। यहाँ से हम लिख सकते हैं CP इक्वल टू C1 प्लस C2। सीरीज में हालांकि ऐसा कर सकते थे उसको भी प्रूफ, तो लेकिन ज़रूरत नहीं थी इसलिए छोड़ दिया उसको, ठीक ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही कर दिया समझने के लिए, जानकारी रखने के लिए। तो CP ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इधर भी याद रख लो कि Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या होता है, C1 बाई C2, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे दूसरी चीज़ था, ठीक। अब यहाँ से मान लो कि Q1 की बात करेंगे हम, तो Q1 क्या हो जाएगा, C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल जो Q है वो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जितने बॉक्स मिल रहे हैं सारे बॉक्स को एकदम ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाते समय। वैसे ही Q2 की बात करेंगे तो C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी जब कि C2 रेजिस्टेंस में कितना चार्ज गया, ठीक ना। तो C2 बाई C1 प्लस C2 कर देंगे, कैपेसिटेंस दिया रहेगा, और ओवरऑल जो नेट ओवरऑल चार्ज होगा वो तो पता चल जाएगा कि कितना चार्ज गया C2 में, ठीक ना। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया रहे तो रेशियो से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पूरा फंडा पैरेलल का, ठीक है। अब कुछ और भी है, जैसे कि बात कर लें तो व्हीटस्टोन का भी इसका कॉम्बिनेशन आएगा उस तरीके से भी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। उसको फार्मूला से अच्छे से देख लेते हैं, उस पर क्वेश्चन, इस पर हमको लगता है क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस की निकालने की, क्योंकि सिंपल इसमें फार्मूला दिखेगा जो होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो दोनों को कंबाइंड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों में, मतलब कि सीरीज़ वाला भी हो जाए हमारे पास और पैरेलल वाला भी। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो A और B के अलोंग क्या करना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। एक बात समझो, एक क्वेश्चन करने से पहले देखो क्या करना है। यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस A है, यहाँ की B है, ठीक। इस पॉइंट को देखो, इधर से कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस का एडिशन नहीं, इसमें सिंपल वायर है। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ रहा वही पोटेंशियल यहाँ रहा, और इसको अपने मन से हमने नाम दे दिया, मान के चलो कि 1, ठीक है। उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमें दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉ करना था। A और B के बीच में हमें C इक्विवेलेंट चाहिए था, C इक्विवेलेंट अलोंग A और B चाहिए।
और बीच में कहीं मेरा पॉइंट है जो एक 1 हमने जिसका नाम दे रखा है। अब हम देखेंगे कि ए और बी के बीच में देखो ये जो वायर है ये ए और 1 के बीच में कैपेसिटर एक है, हमने ए और 1 के बीच में कैपेसिटर लगा दिया। देखना किस तरीके से मेथड को समझना, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। उसी तरीके से जितने क्वेश्चन होंगे इस तरीके के उसी पे सॉल्व होंगे, ठीक। अब आगे समझो, अब आगे समझना कि इतना हो गया। अब आगे देखो ए और 1 के बीच में तो ये हो गया, तो इसका काम हो गया, ठीक। इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अगला समझो, एक जो है वो बी और 1 के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी टिक कर लिया हमने और इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया बी और 1। और मान लो कि इधर सबका कैपेसिटेंस क्या है, सी रहा है, सबका सी है, ठीक ना। एक बी और 1 के बीच में एक फिर है जो बी और 1 के बीच में है, दिख रहा है, 2 है बी और 1 के बीच में, 2 हो गया। अब ए और बी के बीच में 1 है, ए और बी के बीच में भी क्या है, 1 है। तो टोटल देखो 1 2 3 4 सब सी कैपेसिटेंस है सबका, 1 2 3 4 हमने ड्रॉ कर लिया। अब ए और बी के बीच में निकालना है हमें, ए और बी के बीच में। तो देखो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है तो सिंपल हम क्या कर देंगे, सी प्लस सी, सी 2c हो जाएगा। और ये इसके साथ ये 2c जो हुआ तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, देखो ए है यहाँ, यहाँ बी है, इसके बीच में ये कैपेसिटेंस है। और एक रहा जो ये समझ में है कौन है, ये 2c आ गया इसके कारण, 2c और ये c, ठीक। देखो ये 2c रहा जो कि इसका पैरेलल का कॉम्बिनेशन, इसका c इक्विवेलेंट रहा है, ये 2c और ये सीरीज में आ गया इसके साथ, ये c हमने लिख दिया। अब सीरीज वाला ये सीरीज में हो गया, तो सीरीज का क्या होता था, अपोजिट होता था, 1/c1 + 1/c2। तो 2 के लिए हमने लिखवाया था कि क्या कर सकते हैं, 2 के लिए हमने लिखवाया था ना कि जब सीरीज में रहा 2 तो हम सिंपली कर सकते हैं इस तरीके से, c1 c2/c1 + c2। तो यही काम हम यहाँ कर देंगे। तो देखो c है इंटू 2c है और c + 2c क्या हो जाएगा, 2c²/3c। तो c से c कैंसिल, यानी कि 2c/3। यानी कि हम इसको फिर से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2c/3 और ये c दोनों फिर से क्या हो गया, पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आ गया तो एक ही होगा और दोनों का एडिशन 2c/3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2c/3 प्लस ये c 5c/3। तो ओवरऑल आंसर समझ में आ गया सबको, ये तो हमने इसका काम किया था। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या हो गया, 5c/3। तो दोनों का यूज़ कर लिया हमने और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि किस तरीके से किधर क्या करना है, ठीक है। देखो एक चीज़ समझना, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक ना। ये इसलिए बता दिया कि बहुत लोग रेजिस्टेंस वाला ये नहीं पढ़े होंगे क्यूब के बारे में। सिमेट्री वाला मेथड होता है कि मेथड ऑफ सिमेट्री में ये पढ़ाया जाता है किस तरीके से रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत ईजी है, लेकिन वो ट्रिक्स है, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, इक्वल है, क्यूब का साइड इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है। तो इसका इसमें है जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए हैं उस मेथड से भी कर सकते हैं कि हर पॉइंट का नाम दे दिया, सबके बीच में रेजिस्टेंस देख लेंगे। मान लो बोल दिया कि ए से हमने किया और बी के अलोंग निकालो, या 1 और इधर 3 के अलोंग, किसी के अलोंग दे दें, तो हम वो काम कर सकते थे। 1 2 4 5 6 ऐसे ले लेंगे, देख लेंगे किसके अलोंग क्या रेजिस्टेंस रहा, उस अपना ड्रॉ करके जस्ट जो पिछला क्वेश्चन किया उस मेथड से सिंपल वही काम वही वर्क करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे ट्रिक की। ट्रिक क्या है कि जब इस क्यूब जो है, ये देखो सिमेट्रिकल है, क्यूब है, ये क्यूब है, सबका साइड इक्वल रहा, रेजिस्टेंस जो है क्या है, आर है, ठीक है, सब इक्वल रहा। तो अब देखो यहाँ पे 3 फार्मूला 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। साइड के अलोंग आर इक्विवेलेंट पूछेगा, फेस डायगोनल के अलोंग आर इक्विवेलेंट पूछेगा, ठीक है, और क्यूब डायगोनल के अलोंग आर इक्विवेलेंट पूछेगा, यानी कि इन्हीं के अलोंग हमसे आर इक्विवेलेंट पूछेगा। साइड क्या रहा,
कि यहाँ हम बोले कि हमने ए से यहाँ रहा तो बी से बताओ, यहाँ हमने ए और बी के अलॉन्ग ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बोले कि ए और 1, ये ए और 1 के अलॉन्ग बताओ क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। फेस डायगोनल ये जो दिख रहा है ना, ये ए के अपोजिट जस्ट क्या है, 4 है, 4 है। तो बोले कि एक हमने क्या किया, अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, बोला कि हमने ए से, ए को रहने दो, ए से कनेक्ट किया, ये बी 4 के अलॉन्ग बताओ। समझ में आ गया? तो यहाँ हम लिख देते हैं साइड का मतलब क्या बोल रहा है कि ए, एग्जाम्पल में समझ लेना, ये एग्जाम्पल है एक तरीके से, एग्जाम्पल इधर, ठीक है ना, ए और 1 के बीच में, ठीक है, ए और 1 के बीच में। फेस डायगोनल का मतलब कि ए और 4, एग्जाम्पल और भी हो सकता है, फेस डायगोनल मतलब ए और 6 के बीच में, ये भी तो हो सकता है। और क्यूब डायगोनल मतलब कि पूरे क्यूब का डायगोनली के ए और बी के अलॉन्ग, या फिर 1 और 6 के अलॉन्ग, ठीक ना। तो इस तरीके से ये रहा। तो इसका एक ट्रिक क्या होता है समझो यहाँ पे, कि 1 2 को भूल जाओ, 3/4, ठीक है, 5/6, 7, और जो 1 2 हमने छोड़ा था यहाँ लिख दो, और सब में आर लगा दो, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, साइड रहा, साइड वाला सबसे छोटा होगा। तो इसमें देखो कि सबसे छोटा कौन है तुम्हारा, इसमें देखो सबसे छोटा तुम्हारा कौन है, इसमें सबसे छोटा तुम्हारा कौन है, 7/12 आर सबसे छोटा रहा ना, यही हो जाएगा हमारा इसका 7/12 आर। समझ में आ रहा है बात ना। दूसरा चीज़ देखो, फेस डायगोनल, उसके बाद साइड से बड़ा फेस डायगोनल होगा और सबसे बड़ा क्यूब डायगोनल, तो सब उसके बाद सबसे बड़ा कौन रहा, 3r/4 होगा, सॉरी सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा, छोटा से बड़ा, सबसे बड़ा क्यूब डायगोनल, सबसे बड़ा तो 5/6r है, 5/6r, और मिडिल में इसके बाद या इससे पहले बोलो तो 3/4r है। तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आँख मूंद के हम जब सिमेट्री में दिया रहेगा, सिमेट्रिकली, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगा, इस तरीके से इजीली हम कर लेंगे। तो वही बात हम, ये तो रहा रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, वही बात हम करेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के अलॉन्ग, कैपेसिटर के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, कैपेसिटर के लिए। वही बात हम किसके लिए करने जा रहे हैं, कैपेसिटर के केस में करने जा रहे हैं। तो सिंपल समझना कि साइड के लिए हम जो लिखे हैं, रेजिस्टेंस वाला याद रहेगा तो कैपेसिटर वाला हम इजीली लिख लेंगे। तो रेजिस्टेंस वाला याद कर लो इस ट्रिक से, जैसे ये हमने लिखा 3 4 5 6 करके, साइड वाला छोटा सबसे, तो जो सबसे छोटा है वो साइड वाला में डाल दो। फेस डायगोनल इससे बड़ा, जो इससे बड़ा है उसको डाल दो इसमें। क्यूब डायगोनल सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे जो बड़ा है उसको क्यूब डायगोनल दे दो, ठीक है। ये इधर एरो कर दो कि ए से 1 के बीच, 1 से 4, ए से बी, ठीक है ना। समझना है, कैपेसिटेंस में कुछ नहीं करना है, जस्ट इसके उल्टा कर दो, 12/7r, 4/3r, 6/5r, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? तो ये रहा ट्रिक। अब बाकी ट्रिक नहीं करना है तो जो मेथड है, जो इससे पहले हमने जस्ट किया था उसी की तरह करो। बात समझ में आ रहा है? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन रहा, ए बी के अलॉन्ग हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है बात? ए बी के अलॉन्ग निकालने के लिए देखो ना, इसको हम क्या करें कि स्ट्रेच कर दे, इधर से पकड़ के, इधर से, इसको इधर से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या हमारा स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बीच में आ जाएगा, देखो इधर ये 2 माइक्रो, इधर ऐसे जाएगा तो ये 2 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो फैराड, नहीं तो 1 2 लिख कर भी कर सकते हो तुम। इधर ये वाला दिखेगा 3, इसे करेंगे तो 3 माइक्रो फैराड। इधर दिखेगा तुम्हारा ये 6 माइक्रो फैराड। ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट ए। समझ में आ रही है बात ना? देखो ना, इसको उधर करेंगे तो ये 3 और 6, ये 3 आ जाएगा नीचे, ये 6 ऊपर, ठीक। और इधर करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ से हम स्ट्रेच कर रहे हैं इस साइड की ओर, तो ये 2 देखो ऐसे जाएगा, और ये 4 हमारा ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है?
2 इधर से जाएगा, ये 6 इधर से आ जाएगा, ये सॉरी 2 इधर से जाएगा, ये 3 इधर और 6 इधर आ जाएगा, ये इधर ऊपर नीचे, और ये बीच में रहा, सिर्फ 2 माइक्रोफैराड। सही दिख रहा है ना डायग्राम? ठीक है ना। इस तरीके से देखो यहाँ 2 नहीं होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इधर नीचे में है। इस तरीके से डायग्राम जब बनाएंगे ना तो इसको नेम कर दो 0.1, ठीक है ना। ये ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ये बी रहा तो पोटेंशियल भी, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नाम हम दे रहे हैं। यहाँ डिफरेंट पोटेंशियल, तो 2 ए और इधर मान लो कि हमने 1 लिखा, इधर 2, तो ए और 1 के बीच में 2 माइक्रोफैराड है, 1 और 2 के बीच में 2 माइक्रोफैराड ये रहा, ठीक है। और बी और 1 के बीच में, बी और 1 ये 4 माइक्रोफैराड इधर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से, ताकि मिस्टेक नहीं होगा। आंसर पे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 2 और बी के बीच में, 2 और बी के बीच में 6 माइक्रोफैराड सही है, और इधर तब 3 माइक्रोफैराड ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, रेशियो देख लो 2/3, इधर भी 2/3, तो रेशियो इक्वल रहा, इसके कारण से सेम होगा। अब बात समझो, ये दोनों इस पे यानी कि ये रहे या ना रहे इसका कोई यूज नहीं रहा। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये दोनों क्या हो गया आपस में सीरीज में, तो सीरीज वाला फार्मूला, ठीक है ना। और नीचे दोनों भी आपस में सीरीज में इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, हमने ये फार्मूला यूज करेंगे, 2 है तो C1 C2/C1 प्लस C2 CS के लिए, सीरीज के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी का यूज करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 4 2 जाए 8/4 + 2, 8/6, 8/6 यानी कि 4/3। समझ में आ गया? इसको देखो 6 3 जाए 18/6 + 3 9, 18/9 दैट इज़ 2। ये क्या है, ए और बी के क्रॉस आपस में पैरेलल में है, और जब पैरेलल में होता है तो उसको हम इजीली करते हैं, कैसे, जो पैरेलल में क्वेश्चन होते हैं उसको हम इजीली कर देते हैं एडिशन। तो इनका और इनका हो जाएगा एडिशन, दैट इज़ 4/3 + 2 दैट इज़ 10/3। ये हो गया हमारा 10/3 माइक्रोफैराड। ये अकेले इतना जब ऐड होगा तो सारा काम कर देगा जो ये सब मिल के कर रहा था। समझ में आ गया ना? इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। चलो, तो ये कॉम्बिनेशन जो रहा हमारा कैपेसिटेंस का वो ख़त्म हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ख़त्म हुआ। अब जो अगला हम पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स की जो कैपेसिटर में प्लेट्स होता है उसको किस तरीके से हम देखेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट, कौन सा पार्ट होगा, पार्ट 4 होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करने जा रहे हैं। यहाँ तक बस यहीं तक हमारा साथ था इस क्वेश्चन में। तो अगला जो वीडियो हम देखेंगे पार्ट 4 वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स के ऊपर होगा, और उसके बाद प्लेट्स पर एक वीडियो होगा, ठीक है। और देखेंगे तो शायद उसी में डाइलेक्ट्रिक्स भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, या प्लेट्स का अलग से, ठीक है। तो पार्ट 4 में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स और क्या रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है।